बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी करेले गोश्त की रेसिपी। तो ये करेले गोश्त जो हैं बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और फिर आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आइए बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले जो है आपने जैसे आपको पता है कि मैं गोश्त को हमेशा पहले पानी में एक दफ़ा बॉईल कर लेती हूँ ताकि जितना भी इसका ब्लड है और जितना भी इसका गंध है वो सारा निकल जाए, स्मेल निकल जाए। तो इस तरह से हमने एक देगची में पानी लिया था और उसके अंदर जो हमने गोश्त था वो डालकर एक दफ़ा बॉईल कर लिया है। इसका ये गंदा पानी हम फेंक देंगे और गोश्त जो है वो हम अलग से स्ट्रेन करके रख लेंगे। अब एक अलग पैन में हमने लिया है ऑयल 1 कप और उसके अंदर हमने शामिल किए हैं 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और उनको हमने कर लेना है लाइट सा फ्राई। प्याज को जो है बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, बस आपने इनको ढीला ही होने देना है और उसके बाद बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हमने लिया है देगचा, उसके अंदर साफ़ पानी ले लिया है 2 ग्लास के करीब और उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है जो हमारा बॉईल किया हुआ ये गोश्त था। अब दूसरी जानिब जो है प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं लाइट से। इस तरह से आप देख लें कि इतने ही ढीले ढीले बस आपने रखने हैं प्याज, ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, ना ही इनको गोल्डन ब्राउन करना है। तो इस तरह से जो है एक तरफ हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और एक तरफ जो है वो मैंने देगचे में पानी डालकर गोश्त डालकर रख दिया है। अच्छा जी, तो पानी में जो हमने गोश्त डाला था उसके अंदर हम 2 अदद जो है दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो काट कर डाल देंगे। ये जो प्याज हमारा फ्राई हो रहा था ये बस आपने देख लें इतना फ्राई करना है और इसको फिर आपने निकाल लेना है अलग से प्लेट में। सारा जो प्याज है वो उसमें से निकालने के बाद अब हमने जो करेले काट कर रखे थे वो हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं जैसे हम नॉर्मली करेले जो हैं वो फ्राई करते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि जैसे आपने मेरी पुरानी करेलों की रेसिपीज़ में भी देखा होगा कि मैं कोई करेलों को नमक पानी और इस तरह की कोई चीज़ लगा कर हम जो है वो नहीं रखते हैं और ना इनको इतना कोई मसला करते हैं कि निचोड़ना है या कुछ इस तरह से। तो बहुत लंबा चौड़ा जो है वो हम इसका सिलसिला नहीं रखते हैं, बस इनको आराम से आपने काटना है और उसके बाद जो है इस तरह से आपने फ्राई करना है। दूसरी तरफ जो है हम ये जो गोश्त के अंदर प्याज डाला था इसमें हमने 12 से 14 जो है वो लहसुन के जवे डाल दिए हैं और इसमें डाला है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब जो है नमक। इसमें 1 चम्मच हम हल्दी शामिल करेंगे और सुर्ख मिर्चें जो हैं वो 1 चम्मच हमने शामिल कर दी हैं। सुर्ख मिर्चें 2 चम्मच हमने शामिल की हैं और दूसरी तरफ जो है करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो करेले भी जो हैं बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं कर लेने हैं, बस आपने दरमियाने से फ्राई करने हैं। अभी मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देती हूँ कि आपके करेले किस तरह से फ्राई हुए होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप इनको फ्राई कर दें ना तो भी इनका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता है। और एक टिप आपने ज़रूर याद रखनी है करेले बनाते हुए कि चाहे आप करेले सिंपल बना रहे हैं चाहे गोश्त के साथ बना रहे हैं तो आपने पहले प्याज फ्राई करने हैं बाद में करेले फ्राई करने हैं और उस ऑयल को बाद में आपने यूज़ नहीं करना दोबारा। तो करेले जो हैं वो इतने फ्राई करने हैं, आप देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा कुकड हुए हुए हैं ना ही ये जो हैं वो कच्चे कच्चे से फ़ील हो रहे हैं। बिल्कुल दरमियाने से जो है हमने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं और इनको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सब करने के बाद अब हम जो हैं दूसरी तरफ जो हमारा गोश्त का मसाला बन रहा था वो हमारा रेडी हो गया है। वो मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो गला लिया था और उसको पका लिया था ताकि गोश्त जो है वो जल्दी से टेंडर हो जाए। तो 20 से 25 मिनट जो है वो गोश्त को हमने कुक किया था प्रेशर कुकर में और मसाला हमारा इस तरह से रेडी हो गया था। अब उस मसाले को मैंने ये देगची के अंदर ही डाल दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला इसके अंदर, सिंपल जो हमारा जो गोश्त गला था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो अब हमने भूनना है ताकि मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जैसा हो जाए। यहाँ पर जी अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद हम शामिल कर रहे हैं 3 से 4 अदद जो हैं वो टमाटर दरमियाने साइज़ के इस तरह से आपने कट करके इसमें शामिल कर देने हैं और इसको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है।
کو بھونتے بھونتے اس میں یہاں شامل کرنی ہے 5 سے 6 عدد جو ہے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں، اس طرح سے شامل کر کے اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کک ہونے دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ مسالے کے اندر مکس ہو جائیں۔ اب ہم شامل کر رہے ہیں یہاں پر آئل، اور آئل جو ہے وہ میں نے پہلے والا جس میں ہم نے پیاز اور کریلے فرائی کیے تھے وہ والا نہیں یوز کیا ہے، وہ پلیز مت یوز کیے گا کیونکہ اس سے جو ہے آپ کا سالن جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے ہم نے دوبارہ سے نیا آئل جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تقریباً 3 سے 4 چمچ کے قریب۔ تو اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب تک ہمارا آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا اس سے۔ یہاں پر اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے ڈھانپ دیں گے ہلکی آنچ پر تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مسالے میں۔ اب ہم شامل کریں گے فرائی کیے ہوئے کریلے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے فرائی کیے ہوئے جو پیاز تھے وہ بھی۔ تو اس طرح سے جو ہے ساری چیزیں مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون لیں گے۔ تین سے 4 جو ہیں ثابت ہری مرچیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھانپ دیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ اور جب 5 سے 6 منٹ گزر جائیں گے تو اس کے بعد میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا، لاسٹ میں ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا سا دہی۔ یہ جو ہے اس کا بہت ہی مین اور اسپیشل انگریڈینٹ ہے، بالکل تھوڑا سا جو ہے یہ تقریباً 3 سے 4 چمچ کے قریب دہی تھا جو میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے ڈھانپ دیں گے۔ نیچے دم لگایا ہوا ہے اور جو آنچ ہے چولہے کی وہ بالکل ہلکی سی رکھنی ہے تاکہ آپ کا جو سالن ہے وہ نیچے لگے نا۔ تو 5 منٹ بعد جب ہم نے ڈھکن ہٹایا ہے تو اس طرح سے جو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، اس کو اب ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو اب ہم سرو کریں گے۔ بہت ہی مزیدار سے اسپائسی سے کریلے گوشت جو ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔